जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सोचिए एक ऐसा फाइटर जेट जो खुद स्टेल्थ हो, यानी दुश्मन के रेडार पर आसानी से दिखाई ना दे, और उसके अंदर ऐसी मिसाइल हो जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट को निशाना बना सके, और उसी फाइटर के साथ स्टेल्थ ड्रोन भी उड़ रहे हों जो रिकॉनेसेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्ट्राइक मिशन को अंजाम दे सकें। और इसमें एक और चीज़ जोड़ दी जाए, वो है हाइपरसोनिक मिसाइल। और अगर रूस की तरफ से सामने आई रिपोर्ट्स की बात माने तो भारत के लिए रूस अब हार नहीं मानने वाला है, बल्कि जब ये चीज़ें सामने आई कि Su-57 की संभावनाएं लगभग ना के बराबर हैं, तो उस दौरान उन्होंने एक और नया प्रस्ताव रख दिया है। और एक फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्रस्ताव ये मात्र नहीं है, बल्कि Su-57 के लिए पूरा जो इंटीग्रेटेड कॉम्बैट इकोसिस्टम है, ये भारत में तैयार करने की जो पेशकश है वो की जा रही है। इस पैकेज में KS-69 स्टेल्थ क्रूज मिसाइल, R-77M मिसाइल, R-37M एवैक्स किलर, S-71K कोवर और S-70 ओखनिक बी जो ड्रोन है, इनको भी अब शामिल कर दिया गया है। और सबसे ज़्यादा चर्चा जिस चीज़ की है वो यही है कि Su-57 के लिए एक संभावित छोटा किंजल हाइपरसोनिक जो वेरिएंट है, ये भारत को ध्यान में रखकर विकसित किया जा सकता है। और ये अगर कैपेबिलिटी वास्तव में विकसित होकर ऑपरेशनल होती है तो Su-57 की भूमिका एक सामान्य फाइटर एयरक्राफ्ट से कहीं ज़्यादा आगे निकल सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी है कि क्या भारत वास्तव में ऐसे पैकेज को लेकर अब इंटरेस्टेड होगा, और क्या इन सभी वेपन्स की बताई जा रही रेंज और कैपेबिलिटी वास्तव में कन्फर्म्ड है। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। पहले हम समझते हैं पूरी कहानी। रूस लंबे समय से भारत के सामने ऐसे अपने Su-57E स्टेल्थ फाइटर को प्रस्तुत कर रहा है, और ये एक संभावित विकल्प के तौर पर है कि जब तक भारत के पास AMCA नहीं आ जाते, भारत अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इन्हें कंसीडर कर सकता है। Su-57 का बेसिक कॉन्सेप्ट एक ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट का है जिसमें तीन चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं: स्टेल्थ, सेंसर फ्यूजन और इंटरनल वेपन कैरेज। यानी एयरक्राफ्ट के अंदर वेपन ज़्यादा से ज़्यादा रखे जा सकते हैं और एयरक्राफ्ट का रेडार सिग्नेचर भी कम रहे। यह एक महत्वपूर्ण डिफरेंस समझना ज़रूरी है कि पुराने जनरेशन के फाइटर जैसे कि Su-30 MKI में बहुत सारे वेपन एयरक्राफ्ट के बाहर पैलेंस पे लगाए जाते हैं या पाइलन्स पे लगाए जाते हैं। इससे एयरक्राफ्ट ज़्यादा वेपन्स कैरी कर सकता है, लेकिन एक्सटर्नल वेपन्स और पाइलन्स एयरक्राफ्ट का रेडार सिग्नेचर काफ़ी बढ़ा देते हैं। Su-57 के डिज़ाइन में इसका विपरीत इंटरनल वेपन बे दिया गया है। इसीलिए रूस का प्रस्ताव सिर्फ यही है कि भारत इसको ले सकता है और भारत की रिक्वायरमेंट भी पूरी करने में सक्षम है। रूस यहाँ पर ये नहीं कहता कि भारत सिर्फ Su-57 खरीद ले, बल्कि कॉन्सेप्ट ये है कि Su-57 के साथ ऐसे वेपन्स और अनमैन्ड सिस्टम की पूरी इकोसिस्टम कैपेबिलिटी हासिल कर ले भारत, जो एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ और सेंसर का मैक्सिमम फ़ायदा उठाने में भारत की मदद कर सके। और इसीलिए ये अब जो प्रस्ताव आया है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। अब Su-57 की जो इंटरनल वेपन बे है ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? Su-57 के फ्यूजलाज के अंदर बड़े इंटरनल वेपन बेस दिए गए हैं, और इसका बड़ा फ़ायदा यह है कि मिसाइल एयरक्राफ्ट के बाहर लटकी हुई नहीं रहेंगी। इससे एयरक्राफ्ट का जो स्टेल्थ है वो मेंटेन रहेगा। और यहाँ पर एक चुनौती भी है, अगर मिसाइल को एयरक्राफ्ट के अंदर कैरी करना है तो फिर मिसाइल का आकार और एरोडायनेमिक डिज़ाइन भी इंटरनल वेपन बे के हिसाब से होनी चाहिए। और यही कारण है कि रशिया ने Su-57 के लिए कॉम्पैक्ट और स्पेशली अडॉप्टेड वेपन्स की बात की है। और अब हम आते हैं पूरे पैकेज के बारे में कि यहाँ पर जो पैकेज है वो कैसा होने वाला है। देखिए, रूस के प्रस्ताव में सबसे महत्वपूर्ण वेपन्स में से एक है KS-69। ये एक मॉडर्न एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक उद्देश्य जो इसका ये रहेगा कि लैंड अटैक मिशन और एनिमी के एयर डिफेंस ऑपरेशन जैसे मिशन में इनका इस्तेमाल किया जाए। इस मिसाइल की खासियत ये है कि इसका कॉम्पैक्ट और रिलेटिवली लो ऑब्जर्वेबल डिज़ाइन जो है काफ़ी मदद कर सकता है। रिपोर्ट्स में इसके लिए तकरीबन 290 किलोमीटर की रेंज की जो बात है वो की गई है। ये इसकी एक्सपोर्ट वेरिएंट की रेंज है। यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है कि अगर कोई मिसाइल Su-57 के इंटरनल वेपन बे में कैरी की जाती है तो उसका फ़ायदा केवल स्टेल्थ नहीं, बल्कि यहाँ पर ये भी हो सकता है कि फाइटर एयरक्राफ्ट को टारगेट के बिल्कुल ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ये लंबी दूरी से ही उनको हिट कर सकेगी। यानी एयरक्राफ्ट स्टेल्थ रहेगा और वेपन अलग से लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कर सकता है। KS-69 को इसी तरह कैपेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब बात करते हैं एयर टू एयर कॉम्बैट की। Su-57 के लिए जिस मिसाइल की चर्चा होती है उसमें से एक प्रमुख नाम है R-77M, और ये R-77 फैमिली की एडवांस और नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है। इसका उद्देश्य बियॉन्ड विजिबल रेंज कॉम्बैट में एनिमी फाइटर जेट को एंगेज करना है। R-77M में एडवांस सीकर, एसा रेडार सीकर, डुअल पल्स रॉकेट पोर्टर, इंटरनल कैरेज के लिए लो प्रोफाइल कंट्रोल सर्फेसेस जैसी कैपेबिलिटीज़ बताई जाती है।
इसकी एस्टिमेटेड एंगेजमेंट रेंज तकरीबन 160 से 200 किलोमीटर तक बताई गई है। हालांकि वास्तविक रेंज मिशन कंडीशन, लॉन्च एल्टीट्यूड, स्पीड और टारगेट बिहेवियर पर और दूसरे फैक्टर्स पर निर्भर करेगी। अब सोचिए कि SU-57 खुद स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है, इसके पास एडवांस सेंसर हैं और उसी में एक ऐसी BVR मिसाइल ऐड हो जाए जो कि इसकी कैपेबिलिटी को काफ़ी बढ़ा दे, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा घातक हो जाएगा। इस कॉम्बिनेशन का उद्देश्य होगा दुश्मन को पहले डिटेक्ट करना और उसे लॉन्ग रेंज में इंगेज करना। इसके अलावा अब बातें हैं इस पैकेज के सबसे चर्चित वेपन पर, जो अब नाम सामने आ रहा है वो है R-37M का। इसे अक्सर अनऑफिशियली एवैक्स किलर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका प्राइमरी कॉन्सेप्ट सिर्फ एनिमी फाइटर को मारना नहीं है, इसका इस्तेमाल हाई वैल्यू एयरबॉर्न टारगेट्स के खिलाफ किया जा सकता है, जैसे कि एवैक एयरक्राफ्ट हो गए, एवैक्स हो गए, टैंकर हो गए और इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट हो गए। अब यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेटजिक पिक्चर समझिए। एक मॉडर्न एयरफोर्स में फाइटर एयरक्राफ्ट अकेले काम नहीं करते, उनके पीछे एक पूरा सपोर्ट नेटवर्क होता है। एवैक्स एयरक्राफ्ट दूर से बैटलफील्ड को मॉनिटर करता है और वो फाइटर्स को इन्फॉर्मेशन देता है। टैंकर्स फाइटर एयरक्राफ्ट की जो रेंज है उसको बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट जो है वो एनिमी रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। और ऐसे में कोई एडवर्सरी इन सपोर्ट एयरक्राफ्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है तो फ्रंट लाइन फाइटर्स की इफेक्टिवनेस भी काफ़ी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए लॉन्ग रेंज मिसाइल जैसे कि R-37M स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस रखती है और रिपोर्ट में इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक बताई गई है और स्पीड मैक 6 के आसपास बताई गई है। हालांकि वास्तविक कॉम्बैट रेंज और परफॉर्मेंस परिस्थितियों पर निर्भर करेगी, जैसा मैंने पहले भी कहा है। अब आते हैं सबसे बड़े दावे पर और उस वेपन पर जिसने इस पूरे ऑफर को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया है, वो है किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल। रूस की किंजाल मिसाइल पहले से ही हाइपरसोनिक वेपन के रूप में चर्चा में रही है, लेकिन अब स्टैंडर्ड किंजाल बहुत बड़ी मिसाइल है, इसीलिए उसे SU-57 के इंटरनल वेपन बे में फिट करना आसान नहीं है। और अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रशियन डिज़ाइन ब्यूरो एक स्मॉलर किंजाल डिराइव वेरिएंट है उस पर काम कर सकता है और ये SU-57 के इंटरनल वेपन बे में एकोमोडेट किया जा सकता है। अगर ऐसे वेपन वास्तव में डेवलप और ऑपरेशनल होते हैं तो ये बेहद महत्वपूर्ण कैपेबिलिटी होगी। रिपोर्ट में इस संभावित मिसाइल के लिए लगभग मैक 10 की स्पीड और 2000 किलोमीटर तक की जो स्ट्राइक रेंज का दावा किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूरी है समझना कि ये कैपेबिलिटी अभी कंफर्म ऑपरेशनल इंडियन वेपन की नहीं है। ये एक रिपोर्टेड डेवलपमेंट और प्रपोजल के रूप में इसको देखना चाहिए और इसीलिए यहाँ पर कहना सही होगा कि रूस ने अभी भारत को ये प्रस्ताव दिया है कि भविष्य में अगर ये मिसाइल बन जाती है तो भारत के पास विकल्प होगा इसको इस्तेमाल करने का। तो क्या भारत को ये सब एक्सेप्ट करना चाहिए? तो देखिए, इस रिपोर्ट का जो पूरा सार है वो इतना ही है कि यहाँ पर रूस ने R-37M जिसकी रेंज 400 किलोमीटर की है, R-77, KS-69 और किंजाल जो मिसाइल है, इन सब का जो ऑफर है वो दिया है। लेकिन इन सभी आंकड़ों को अभी ऑफिशियल इंडियन एक्विजिशन अनाउंसमेंट समझना गलत होगा। खासकर जो मिनिएचर किंजाल है और कुछ फ्यूचर के अनमैन टीमिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, इनको लेकर हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये फ्यूचर में ऐड होने वाली टेक्नोलॉजी है। अब भारत इस पर क्या करता है, भारत का निर्णय इस पर क्या होता है, ये तो रक्षा मंत्रालय ही जानेगा। लेकिन अगर असली कहानी की बात करें तो यहाँ पर पूरी कहानी है वो मिसाइल और रेंज की नहीं है, बल्कि असल मायने में यहाँ पर रूस अब SU-57 का पूरा इकोसिस्टम ही ऑफर कर रहा है। अब ये भारत के पाले पर है कि भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है या नहीं, क्योंकि अब SU-57 के चांसेस काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर भारत को SU-57 के साथ R-77M, R-37M, KS-69 और S-70 जैसे जो ड्रोन हैं ये मिलें, तो क्या ये ऑफर स्वीकार होना चाहिए? आप इस पर क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।